है ना। हिंदू माइथोलॉजी में आपने सुना होगा कि एक असुर था, उसके ब्लड के ड्रॉप्स जहां जहां पे भी गिरते थे वहां पे एक नया असुर पैदा हो जाता था। ये भी कुछ ऐसा ही है। इसके स्कोर्स बेटा जहां जहां पे भी गिरते हैं वहां पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से कर रखा, वैसे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करेगा पेपर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग। नर्स ने उसको उठाया और वो गिटार बजा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर बेटा कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर। देख रहे हो बेटा पिक्चर में, ये मिस्टर रमेश बेटा हैंडसम हंक बनने की कोशिश कर रहा है, पार्टी में जाएगा लेंस लगा के, है ना, कूल ड्यूड बनेगा। तो ये क्या कर रहा है बेटा, लेंस। कई बच्चे कहेंगे कि सर ये इतना खतरनाक नाम याद करना है। बेटा बिल्कुल याद करना है, 10th क्लास की साइंस है, बच्चों का खेल लिया, तो आपको ये याद करना है। अपने जीवन की कमी पूरी करने के लिए तेरा साथ चाहिए, तो वो दूसरे नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने उसमें काउंट कर लेगा ताकि उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो ये क्या ब्लीचिंग पाउडर क्या कर रहा है, चुन्नी को रंगने के काम आ रहा है। अब वो गाना कौन सा कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो दुपट्टे को बेटा एक छोटा भाई भी है बेटा KMnO4 का, बहुत बार बता रखा है, तो इसी की जैसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम यूज करते हैं। जैसे फ्रिज को टच किया है ना, रसगुल्ले तो बाद में मिले, नजारे पहले आगे, करंट लग गया, तो उस करंट से बचाने के लिए हमें कौन सी वायर है, अर्थ वायर का बड़ा होगा। प्यूबर्टिकल चेंजेस पूछ रखे हैं, तुमने देखा होगा ना बेटा 6th 7th में जब बच्चा आता है, 7th 8th में, है ना, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पहले उसकी आवाज होती है पतली सी, ऐसे करके आवाज होती है, और बाद में जब वो आता है वेकेशंस के बाद, प्यूबर्टिकल चेंजेस में भारी आवाज हो जाती है उसकी, एकदम से सारे क्लास में देख रहे हैं यार पता नहीं क्या ही जबरदस्त बोल दिया उसने। तो प्यूबर्टिकल चेंजेस है बेटा, कुछ हार्मोनल चेंज होंगे। टारगेट अगर आपसे अचीव नहीं हो रहा, मतलब वो टारगेट मुश्किल नहीं है, हम उस टारगेट के लायक नहीं है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर तो आपको बहुत ही जबरदस्त लगने वाली है क्लास 10th के बच्चों को, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट सिलेबस ऑफ 10th साइंस से। बेटा हम लोगों ने बहुत ही रिसर्च करके पिछले साल के पेपर्स के पैटर्न को देख के 42 क्वेश्चंस निकाले हैं, और हो सकता है फाइनल एग्जाम में आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट में से मिले। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लेंगे और इन्हें आप 42 क्वेश्चन ना समझ के 42 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपने पास लिखेंगे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डाइसेक्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास और भी पूछे जा सकते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूं। क्लियर। तो बेटा आप लोग एक चैंपियन हो, तो उस चैंपियन की तैयारी के लिए अब जो लास्ट के 15 दिन बचे हैं उसमें हमें नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करनी है। हार्डवर्क 80% मेरा, 20% आपका, और अगर ये 20% एफर्ट आप अच्छे से लगा देते हैं, ट्रस्ट मी 90 एंड 95% से कम आपके मार्क्स नहीं आएंगे साइंस में। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी टीचर्स आपको इस टाइम पे कह रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे हैं, आपको सिर्फ उन्हें सुनना है और सुनने के बाद जैसा वो कह रहे हैं उन्हें फॉलो करना है। क्लियर। एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, अब वो टाइम नहीं बचा कि आप पूरे पूरे लंबे लंबे वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हो, 2-2 घंटे की वीडियोस देख रहे हो। बिल्कुल क्रिस्प प्रिसाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको विद पिक्चर्स कोई रिवाइज करा दे, और साथ साथ आप अपना सिलेबस प्रिपेयर करते रहो। क्लियर। तो चलिए बेटा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बेटा आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन का काम करता है हम लोगों के लिए, ताकि हम और बेटर कंटेंट प्रिपेयर कर सकें। क्लियर। वीडियो को अभी पॉज करें और एक लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में लिखें कि आप कितना स्कोर करना चाहते हैं फाइनल एग्जाम में। एंड ट्रस्ट में बेटा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा स्कोर करने वाले हैं, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को ध्यान में रखते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो भी आपको एक एक चीज बताई जा रही है उसको पेन डाउन करेंगे, जितना हम लिखेंगे उतना हमें याद रहेगा। एंड टेंशन मत लो बेटा, सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। एग्जाम 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में अगर कोई जीरो भी है ना तो वो जीरो से हीरो बन सकता है। जस्ट मेहनत इज द की। तो मेहनत करनी है बेटा, जैसा बताया जाए वैसे करोगे और उस हिसाब से प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पे कई बच्चे कहेंगे कि सर ये रिपीट स्कोर क्या है, तो चलिए पहले रिपीट स्कोर की मैं बात करता हूँ। बेटा रिपीट स्कोर का मतलब है ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ रखा है पिछले 5-7 सालों के अंदर। क्लियर। कुछ एक क्वेश्चन पे रिपीट स्कोर मैंने नहीं भी दिया है, कुछ एक क्वेश्चन पे मैंने रिपीट स्कोर दे रखा है, तो मैं हर क्वेश्चन का रिपीट स्कोर डिस्कस करूंगा कि कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कंपेयर इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट। A mice tail is cut for 20 generation. What would happen in the 21st generation? Will the tail reappear? देखो बेटा सिंपल सी बात है, दो टाइप के कैरेक्टर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एक कैरेक्टर हमारे पास होता है इनहेरिटेड और एक होता है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे अंदर जन्म से प्रेजेंट होते हैं, और एक्वायर्ड कैरेक्टर हमारे पास वो होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमारे पास वो होते हैं जो हम जन्म के बाद एक्वायर करते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आर दोस कैरेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट बाय बर्थ। बेटा ये कैरेक्टर हमारे अंदर कहां से प्रेजेंट होंगे, बर्थ से प्रेजेंट होंगे।
ये कैरेक्टर हमारे अंदर बर्थ से प्रेजेंट नहीं होते, ये प्रेजेंट होते हैं आफ्टर बर्थ। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपकी आई का कलर, स्किन का कलर, हेयर का पैटर्न, वॉइस टोन, हाइट, ये सब कैरेक्टर बेटा इनहेरिटेड हैं, क्योंकि इनमें जीन्स इन्वॉल्व हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं। अब कोई बच्चा कहेगा जीन क्या है ना? जीन का मतलब बेटा वो वाली जीन नहीं जो आप शर्ट के साथ डाल रहे हो। जीन एक छोटा सा फ्रेगमेंट है बेटा डीएनए का, जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है अपने साथ कि आपके अंदर कौन से कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे। क्लियर? तो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर आए हैं दैट इज इनहेरिटेड, और जो कैरेक्टर हम जन्म के बाद एक्वायर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसे कोई बच्चा बेटा उसने गिटार बजाना सीख लिया, किसी बच्चे ने हॉबी क्लासेस में स्विमिंग सीख ली, तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या है? एक्वायर्ड हैं। हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छी कैलियोग्राफी सीखी है, हमने गिटार बजाना सीख लिया, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, तो दैट इज एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, जो हमारे अंदर जन्म से प्रेजेंट होती है। अब दिमाग लगा के बताओ बेटा, जो चीज हमारे अंदर जन्म से प्रेजेंट है तो वो अगले जन्म में भी जाएगी अगले जन्म में नहीं, अगली जनरेशन में भी जाएगी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकते हैं, जबकि एक्वायर्ड कैरेक्टर बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर में डीएनए का कोई रिलेशन ही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बच्चा है जो बहुत जबरदस्त गिटार बजाता है, वो बच्चा बड़ा हुआ म्यूजिशियन बना, पर जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ऐसा हो सकता है कि छोटा बच्चा पैदा हुआ और उसके हाथ में गिटार है ना? नर्स ने उसको उठाया और वो गिटार बजा रहा है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर बेटा कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। सो इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर में 2-3 पॉइंट हमें पता होने चाहिए, और साथ में हमें उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अब एक बेटा सीबीएसई में ना 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक माइस की ना टेल को कट कर दिया। एक माइस लिया, उसकी टेल को 20 जनरेशन तक कट किया। माइस लिया, टेल कट की, उसकी अगली जनरेशन आई, फिर टेल कट किया, अगली जनरेशन आई। तो मुझे बताओ, बार बार टेल कट करने के बाद क्या इसकी जो टेल है वो रीअपियर होगी? भाई कतई नहीं होगी। जब आपने माइस की टेल को कट किया तो बेटा वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर थोड़ी ना। जब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है तो एक्वायर्ड कैरेक्टर तो एक जनरेशन से दूसरे में नहीं जाते, कोई भी जनरेशन निकाल लो, उसके अंदर जो टेल है वो प्रेजेंट होगी, है ना? माइस की फर्स्ट जनरेशन में भी टेल थी, सेकंड में भी टेल होगी, थर्ड में भी टेल होगी। चाहे आप जितनी मर्जी बार उसकी टेल कट करते रहो, नेक्स्ट जनरेशन में टेललेस माइस जनरेट नहीं होने वाले। क्लियर? समझो इस बात को, टेल का कट होना एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, और जब नया माइस पैदा होगा अगली जनरेशन में, उसके पास तो टेल होगी भाई, क्योंकि टेल कट करी आपने पिछली जनरेशन में। एक्वायर्ड कैरेक्टर को आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगली जनरेशन में भी बिना टेल के माइस पैदा होगा? तो आंसर आएगा विल द टेल रीअपियर और नोट। जब बच्चा पैदा होगा, जब माइस पैदा होगा, तो उसके अंदर टेल आएगी ही आएगी, चाहे आपने उसकी टेल कट कर रखी है। सॉर्टेड है? चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? देखो बेटा, रिपीट स्कोर कितना है? 5। मतलब ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, कभी एजर्शन रीजनिंग की फॉर्म में रिपीट हुआ, कभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, कभी एमसीक्यू। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई किसी कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई या लो क्यों है, क्योंकि बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब कोवलेंट कंपाउंड में कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? वीक होगा। क्लियर? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये समझिए, आपके पास कोई XYZ कंपाउंड भी दे दें और ये पूछ लें कि भाई बताओ इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है, तो आपको ये समझना है कि आपको एक लाइन लिखनी है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन इज कैपेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट द सेम कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बेटा आप लोगों ने ना 9th क्लास में पढ़ा है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है, कि मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना। मान लो मैं एक कमरे में परफ्यूम स्प्रे कर दूं, तो थोड़ी देर के बाद बेटा परफ्यूम के मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, मतलब पूरे रूम के अंदर परफ्यूम की फ्रेग्रेंस फैल जाएगी। अब वो कह रहा है डिफ्यूजन बेटा ऑक्सीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। छोटे ऑर्गेनिज्म तो अपना काम डिफ्यूजन से ही चला लेते हैं, उनके पास जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता। वो कह रहा अच्छा ठीक है, क्या ये चीज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है? बेटा कतई पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन सुनो क्या है। डिफ्यूजन जो है एक स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है।
और साथ में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा मिलियन ऑफ सेल्स हैं। तो कह रहा है डिफ्यूजन नहीं होगी क्या इसके अंदर? बिल्कुल होगी बेटा, पर इतनी डिफ्यूजन इतने सारे सेल्स में कराने के लिए बेटा सालों साल लग जाएंगे। आपके एक सेल से ऑक्सीजन दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में, और पूरी बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगर ऑक्सीजन को घुमाना चाह रहे हो तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। तो आंसर आएगा इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। 2 पॉइंट, पहला डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, और दूसरा पॉइंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स, और उनके अंदर बेटा ऑक्सीजन घुमानी बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस है, तब तक तो ऑक्सीजन टारगेट साइड तक पहुंचेगी नहीं। इस वजह से हमें एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बीइंग को एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों चाहिए? डिफ्यूजन से भी तो सांस ले सकते हैं बेटा, ले सकते हैं सांस, हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल सकती है, पर वो एक स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी थ्रू डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन, नेम द प्लांट हार्मोन। बेटा प्लांट हार्मोन में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है, which is responsible for bending of plant when it is exposed in sunlight। वाह भाई, कितना मजेदार क्वेश्चन आ गया। बेटा प्लांट लो, प्लांट को सनलाइट की तरफ रखो। अब आपको पता है कि ये है सन, प्लांट क्या करेगा बेटा? सन की तरफ बेंड करेगा, और आपको पता है इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो आपसे एक क्वेश्चन फोटोट्रोपिज्म पे भी पूछ सकते हैं, आपसे एक क्वेश्चन बेंडिंग पे भी पूछ सकते हैं। बेटा पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया होगा, फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन। फोटोट्रोपिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन। ये बात अपने दिमाग में डाल लेना कि अगर कभी फोटोट्रोपिज्म पे क्वेश्चन आया तो फोटोट्रोपिज्म के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो ऑक्सिन होगा। अब बेटा ध्यान से समझना, मान लो मैं एक प्लांट, ये एक स्टेम को मैं इमेजिन कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना रहा हूं ताकि तुम कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ये थी एक स्टेम, और स्टेम किसके प्रेजेंस में है? सनलाइट की प्रेजेंस में, और यहां से सन से रेज आ रही है इस प्लांट के ऊपर, इस स्टेम के ऊपर। तो होता क्या बेटा, जो ऑक्सिन है हमेशा अपोजिट साइड पे सिंथेसाइज होगा। ऑक्सिन कहां पे? अपोजिट साइड पे ऑक्सिन सिंथेसाइज होगा, क्योंकि ऑक्सिन बेटा शेड लविंग हार्मोन है। ऑक्सिन कैसा हार्मोन है? शेड लविंग, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा इस वाले पार्ट के कंपैरिजन में, धीरे धीरे ये क्या करेगा? सन की तरफ बेंड। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, मान लो इस साइड से बेटा लाइट आ रही है, क्लियर? अब इस साइड से लाइट आ रही है, तो मुझे बताओ अगर ये स्टेम है तो ऑक्सिन कहां ज्यादा बनेगा? इधर ज्यादा बनेगा। तो अगर ये वाला पार्ट ज्यादा ऑक्सिन की प्रेजेंस में ग्रो करेगा तो ये ज्यादा ग्रो करेगा, ये कम ग्रो करेगा, ये ज्यादा ग्रो करेगा, ये कम ग्रो करेगा। तो धीरे धीरे प्लांट बेंड करता है टुवर्ड्स सनलाइट। तो आपको सिंपल बात याद रखनी है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रोपिज्म के लिए, बेंडिंग के लिए। जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड प्लांट बेंड कर जाएगा ड्यू टू फोटोट्रोपिज्म, एंड ऑक्सिन इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो हाउ डज दिस प्रमोट में आपको ये डायग्राम बना के दिखा देना है और एक्सप्लेन कर देना कि भाई किस तरीके से बेंडिंग होती है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्रेडिट स्कोर इसका चाहे 2 है, पर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन में इसको बॉक्स में डालेंगे, जब भी आप कॉपी पे भी लिखेंगे, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है, ट्रेट ए 5%, ट्रेट वाई 70%। चलो यहां लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ट्रेट मेरे पास एक है एक्स, और मेरे पास ट्रेट क्या है? वाई। अब ट्रेट एक्स और ट्रेट वाई के एक पॉपुलेशन में अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी मेंशन कर रखी है ना? प्रोबेबिलिटी कितनी मेंशन कर रही है? 5% कर रखी है ट्रेट एक्स के लिए, और 70% कर रखी है ट्रेट वाई के लिए। विच ऑफ द टू ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? बेटा सिंपल सी बात है, जो ट्रेट मतलब करेक्टर, जो करेक्टर किसी पॉपुलेशन में ज्यादा फैला हुआ है, इसका मतलब वो पहले से अराइज होगा। क्लियर? अब यहाँ पे मान लो 100 क्रिएचर्स हैं, तो 100 में से वो ट्रेट 70 के अंदर प्रेजेंट है, और ये ट्रेट प्रेजेंट है 5 के अंदर। आप कहोगे 70 + 5 तो 75, 25 में बेटा कोई और ट्रेट होगी जिसकी बात नहीं कर रखी, बट इस पे रेशो दे रखा है कि 70% लोगों के अंदर ट्रेट है वाई टाइप की, और 5% लोगों के अंदर ट्रेट जो है वो एक्स टाइप की है। तो बताओ दोनों में से पहले पॉपुलेशन में कौन अराइज हुआ? विच ऑफ द टू ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? गिव रीजन। तो आप लिखोगे कि जो पॉपुलेशन में ज्यादा मिल रही है वो ट्रेट ज्यादा जल्दी अराइज हुई, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी अराइज हुई और उसके अंदर म्यूटेशन तो होगी नहीं, मतलब नए कैरेक्टर्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
पर उसको ज्यादा जल्दी आना पड़ेगा, तभी जाके वो ज्यादा पॉपुलेशन में फैल रही है। क्लियर? तो इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा है तो ये जल्दी अराइज हुई है। चलिए, हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड पे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है कोस्टिक सोडा। कोस्टिक सोडा, कोस्टिक सोडा की प्रिपरेशन जब भी आ जाए तो दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखी है कि बिजली के झटके देने पड़ेंगे किसको? ब्राइन को। किसको देने पड़ेंगे? ब्राइन। अब कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताएंगे कि ब्राइन क्या होता है, वैसे मैं आपको बता ही दूंगा। ब्राइन बेटा एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है नमक का, NaCl का एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। चलिए, वो कह रहा है कैसे फॉर्म होती है। नेम द स्पेशल प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस है, हाउ इट इज नेम्ड सो। चलिए, दो तीन क्वेश्चन है, इसके आंसर दे देते हैं बेटा। स्पेशल प्रोसेस का नेम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब वो कह रहा प्रोसेस का नाम बता दिया, प्रोसेस का नेम कैसे पड़ा वो बता देते हैं बेटा। प्रोसेस का नेम, क्लोर मतलब क्लोरीन। अब तुम कहोगे क्लोरीन कहां से आया, अभी बता रहे। एल्कली मतलब बेस, एल्कली का मतलब इसमें बेस भी है, बिल्कुल है। और प्रोसेस मतलब प्रोसेस। देखो बेटा, NaCl प्लस H2O को मिला के बोलते हैं ब्राइन, दिस इज कॉल्ड एज ब्राइन। और जब मैंने ब्राइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा, बिल्कुल सही, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन बनेगी और साथ में क्लोरीन। हाइड्रोजन बनती है कैथोड पे, क्लियर, और हमारे पास जो क्लोरीन बनती है वो एनोड पे बनती है। दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, प्रोसेस का नेम है, ये इसके रिएक्शन है। क्लोरीन से आ गया क्लोर, NaOH एक बेस है, अल्कली है, तो उससे आ गया अल्कली। सो दिस इज बेसिकली क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर? कैथोड और एनोड पे क्या बन रहा है बेटा? कैथोड पे बता दिया हाइड्रोजन। ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे कि ये जो कैथोड है बेटा, इसमें H अल्फाबेट आपको दिख रहा है, तो हाइड्रोजन आएगी कैथोड पे, और एनोड के अंदर क्या आएगी? ऑक्सीजन। अब तुम कहोगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन होती नहीं बेटा, ये मैंने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का बता दिया। ऑक्सीजन या यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगी? क्लोरीन। ठीक है, जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है उसका कहां कहां पे बन रहे हैं याद रखना बेटा। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में था ना, हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे, यहाँ पे हाइड्रोजन कहां पे आ रही है? कैथोड पे ही आ रही है, पर क्लोरीन जो है वो कहां पे आएगी? एनोड पे। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए, रिएक्शन ऑफ X with Fe2O3। बेटा Fe2O3 देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन है किसका? थर्माइट रिएक्शन का। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ थर्माइट रिएक्शन। देखो यहाँ पे ट्रेन भी बनी हुई है ना, ये एक ट्रेन है। अब मैंने ट्रेन क्यों बनाई है आपको पता है बेटा। थर्माइट रिएक्शन ना एक बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है जो एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। इसका अगर मैं रिपीट स्कोर की बात करूं तो पिछले 5 सालों में कम से कम ये 3 से 4 बार बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मान लो कोई रेलवे ट्रैक है, वो रेलवे ट्रैक, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, रेलवे ट्रैक किसका बना होगा? प्लास्टिक का तो बना नहीं होगा। रेलवे ट्रैक किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। रेलवे ट्रैक किसका बना हुआ है? आयरन का। ठीक है, मान लो बेटा वहां पे रेलवे ट्रैक टूट गया, रेलवे ट्रैक कहीं पे रिपेयर करना है, अब वहां पे चाहिए पिघला हुआ लोहा। क्या पिघला हुआ लोहा वहां पे लेके जाया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे भट्टी लगाई जाए, फर्नेस लगाई जाए, लोहा पिघला रहे हैं। तो वहां पे बेटा हम एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस करते हैं, दैट इज थर्माइट रिएक्शन। अब थर्माइट रिएक्शन क्या होती है देखेंगे। हमारे पास होता है Fe2O3, साथ में हम रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम, प्रोडक्ट बनता है Al2O3, और साथ में जो हमारे पास आयरन बनता है वो लिक्विड शेप में बनता है, इसको बोलते हैं पिघला हुआ लोहा, मतलब मोल्टन आयरन। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये है मेरे पास मेटल एल्यूमिनियम, ये है मेरे पास Fe2O3, और जो मेरे पास प्रोडक्ट बना वो Al2O3 बना, पर मेन मुझे जो कंसर्न है वो इससे है। चलिए अब यहां देखते हैं X क्या हो गया। X यहाँ पे क्या हो गया? X रिएक्शन ऑफ X विद Fe2O3 प्रोड्यूस अ मेटल M। मेटल M मेरे पास क्या हुआ? मेटल M हो गया पिघला हुआ लोहा। रिएक्शन ऑफ X विद Fe2O3, ये मेरे पास क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया। टू ज्वाइन द ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो मैंने तुम्हें बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन बेटा। कंफर्म एग्जाम में आपको इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है।
चलिए, ग्रीन कलर कोटिंग अपीयर्स ऑन द कॉपर इन रेनी सीजन। देखो बेटा यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई है, अगर आपको देख पा रहे हो, ये जो ग्रीन कलर की सी ग्रीन कलर की जो कोटिंग है कॉपर के ऊपर, ये किस वजह से होती है? CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, है ना। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये इतना खतरनाक नाम याद करना है। बेटा बिल्कुल याद करना है, 10th क्लास की साइंस है, बच्चों का खेल नहीं है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। जो बच्चे ये कंप्लेन करते रहते हैं ना हमें केमिस्ट्री याद नहीं होती, बेटा इसका मतलब तुमने उसको सफिशिएंट टाइम दिया ही नहीं है। कोई टारगेट अगर आपसे अचीव नहीं हो रहा, मतलब वो टारगेट मुश्किल नहीं है, हम उस टारगेट के लायक नहीं है। तो हमने अपने आप को उस टारगेट के लायक बनाने के लिए क्या हमने उतनी मेहनत करी? अगर एक दूसरा बच्चा उसको कर पा रहा है, हम नहीं कर रहे, मतलब हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। तो हमें सारी चीजें याद रखनी है बेटा। कॉपर के ऊपर जो एक कलर आता है, ये आता है CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस के कारण। अब सेकंड पार्ट में पूछ रखा है सिल्वर भी, चांदी भी काली पड़ जाती है। देखिए तुमने, कई बार चांदी के गहने होते हैं काले पड़ जाते हैं, फिर उसको वॉश करवाने, है ना, उसको साफ करवाने हम जाते हैं किसी गोल्ड स्मिथ के पास। तो सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होती है वो होती है Ag2S की, जबकि कॉपर के ऊपर जो कोटिंग होती है दैट इज CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। चलिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन? बेटा इसका भी रिपीट स्कोर है 3। इसका रिपीट स्कोर कितना? साथ साथ बेटा लिखते जाओ रिपीट स्कोर। रिपीट स्कोर लिखोगे तो पेपर में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो आपको उसमें वजन लगेगा कि भाई क्वेश्चन में दम है, 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ, कहीं हमारे पास ही ना आ जाए। चलो, नाइट्रोजन का बेटा हमें पता होना चाहिए N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। नाइट्रोजन क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N। इसको अलग से बड़ा बड़ा साफ सुंदर तरीके से बना लेते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। चलिए, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N। अगर आपको बेटा इसका ये स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। कैसे आएगी? देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, है ना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 5। कोई पूछेगा कैसे? बेटा 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब नाइट्रोजन फिर कहेगा दूसरे नाइट्रोजन को कि भाई मेरे जीवन में कुछ कमी है, तो मुझे अपने जीवन की कमी पूरी करने के लिए तेरा साथ चाहिए। तो वो दूसरे नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने उसमें काउंट कर लेगा ताकि उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो ये क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कहेगा आज से ये तेरे 3 इलेक्ट्रॉन मेरे, है ना। नाइट्रोजन कहेगा कि भाई आज से जो तेरा है वो मेरा है, तो तेरे 3 इलेक्ट्रॉन मेरे। तो दूसरा नाइट्रोजन कहेगा कि भाई तू ज्यादा सियाना है, तेरे भी 3 इलेक्ट्रॉन आज से मेरे होंगे, तो इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन इस बगल वाले नाइट्रोजन ने कह दिए मेरे। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। दोनों के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली, दोनों ने अपने नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, KMnO4 पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्वेश्चन। इसका जो रिपीट स्कोर है दैट इज 4। मतलब पिछले 5-6 सालों के पेपर में ये 3 से 4 बार क्वेश्चन घूम फिर के आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? 5% alkaline KMnO4 is taken in a test tube and heated with ethanol. What will be the product formed and name the reaction involved? चलो, इथेनॉल इज CH3 CH2OH, बिल्कुल सही बात है। अब इथेनॉल के अंदर क्या डाला है? इथेनॉल के अंदर डाल दिया KMnO4। क्या ये बात हमें पता है कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिल्कुल पता है हमें ये बात। तो अगर बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके अंदर ये नेसेंट ऑक्सीजन भर के इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? इथेनोइक एसिड में। सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी इथेनोइक एसिड। तो लिख दें, ये हमारे पास क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। तो अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आए कि भैया इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो, क्या करो? इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो, तो सिंपल सी रिएक्शन लिखनी है कि आपको इथेनॉल के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है और वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। क्या कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कमेंट सेक्शन में लिखोगे। इसका एक छोटा भाई भी है बेटा KMnO4 का, बहुत बार बता रखा है, जो इसी की जैसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम यूज करते हैं। कमेंट सेक्शन में वीडियो अभी रोको और रोकने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखो। क्लियर बेटा? कमेंट किया करो, लाइक किया करो, क्योंकि उसी से ही मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि इसका जो दूसरा भाई है ऑक्सीडेशन में रोल प्ले करता है वो कौन सा है। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन फिजिक्स का न्यूमेरिकल। ये बेटा मैं ना 200% गारंटी दे रहा हूं, है ना। रिटर्न पेपर में कैमरे के आगे आके भी
रिटर्न स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर पे 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। अगर नहीं आएगा बेटा, आपको जो मन में आए वो कर लेना, गारंटी दे रहा हूं 5 से 7 नंबर का कॉन्वेक्स लेंस मिरर पे क्वेश्चन जरूर आएगा। कॉनकेव पे भी आ सकता है, कॉन्वेक्स पे भी। चलो अब पढ़ते हैं। इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। पहली बात अपने दिमाग को समझाएंगे कि भैया कैंडल फ्लेम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो कैंडल फ्लेम ऑब्जेक्ट है तो यू हो गया -30 सेंटीमीटर। यू क्या हो गया -30 सेंटीमीटर। बेटा यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सॉर्टेड। चलिए, अवे फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। जब भी पेपर में स्क्रीन आए बेटा समझ जाना इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर, तो बी मेरे पास हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा अभी आपको पता चलेगा। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मिरर। अब मिरर का नेचर कैसा होगा वो देखना है। फाइंड आउट द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। चलो बेटा एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या मेरे पास मिरर दो टाइप के होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें एक चीज याद रखनी है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर में तो दो ही केस होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं और दोनों ही केस में इमेज सीधी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर किसी ने थोड़ा सा भी ढंग से रे डायग्राम करे हैं तो उसे पता है कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस और दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल डायरेक्ट। भाई यहाँ तो रियल इन्वर्टेड है, तो मतलब यहाँ पे 200% श्योर है कि जो मिरर होगा वो मिरर कैसा होगा, दैट वुड बी कॉनकेव मिरर। ये बात क्लियर हुई? चलो ये ठीक कर लिया, 1 नंबर मिल गया। फाइंड आउट द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। चलो फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। यू है हमारे पास -30 सेंटीमीटर। इमेज का नेचर हमारे पास कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो हमारे पास v था, v की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 60 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमारे पास बेटा जो ये मिरर होता है, ये मिरर होता है, इसके अंदर हमें याद रखना है RIVE। अब तुम कहोगे ये क्यों याद रखें? बेटा ये याद इसलिए रखोगे ताकि आप पता कर पाओ कि v का साइन क्या होगा। रिवर याद कर सकते हैं, रिवर समझो, रिवर में r को इग्नोर कर दिया, RIVE। तो इधर वाले रियल इन्वर्टेड, इधर वाले वर्चुअल इन्वर्टेड। क्या हमें मैथ्स में पता है, यहाँ वाले डिस्टेंसेस माइनस होते हैं और यहाँ वाले प्लस। तो अगर रियल इन्वर्टेड है तो v की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। रियल इन्वर्टेड है ना, क्वेश्चन में गिवन है। तो रियल इन्वर्टेड कार्टेशियन प्लेन में किधर पड़ रहा है, इस साइड पड़ रहा है। और इधर वाले डिस्टेंसेस मैथ्स के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो v की वैल्यू ले लेंगे -60। फॉर्मूला लगता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/-60 प्लस -30 इज इक्वल टू 1/f, है ना। आगे आप सोल्व कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लेंगे, 1/60 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। तो इसका एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। अगर मैग्निफिकेशन निकालनी है, m इज इक्वल टू -v/u, है ना। माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस u -30। तो मैग्निफिकेशन आपके पास आ जाएगी -2। जब भी आपके पास कोई आंसर आता है उसको आप बॉक्स में जरूर निकाल के आएंगे बेटा। मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखेंगे कि कितना आंसर इसका आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दे रखा है ग्लास और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मेरे साथ साथ एक चीज बोलेंगे सब लोग, है ना, सब लोग एक चीज बहुत ध्यान से बोलेंगे मेरे साथ साथ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब, बोलो साथ साथ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद एयर और वैक्यूम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के साथ, पर वो दूसरा मीडियम एयर या वाटर ना हो। मैंने क्या बोला, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n। अगर मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ले रहा हूं, क्वेश्चन वाला ही ले लेते हैं, ग्लास और वाटर का। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं एब्सोल्यूट ले रहा हूं, तो मुझे ऊपर क्या लेना पड़ेगा, एयर। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। कितना मेंशन है, 1.5। यहां लिख देता हूं 1.5। फिर उन्होंने क्या बोला, दूसरा बोला उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रखा है वाटर का। कितना है, 1.5। अब वाटर का भी क्या है, एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या करें, नीचे रख दें वाटर
और ऊपर क्या रख दें, एयर। बेटा याद रखना, जब भी ऊपर एयर लगा दिया ना तो वो एब्सोल्यूट बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1.33। अब वो क्या पूछ रहे हैं, अब वो पूछना चाह रहा है इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर। देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कितना मीडियम डेंसर है, तो 1.5 बड़ा है 1.33। बेटा 1.5 इज ग्रेटर देन 1.33 ना, तो इसका मतलब ये वाला जो मीडियम होगा ये मीडियम ज्यादा डेंसर होगा, ये मीडियम ज्यादा डेंसर होगा। कॉमन सेंस है, 1 2 3 4 चार मीडियम है, तो सबसे डेंसर 4 वाला, उससे कम 3 वाला, उससे कम 2 वाला, उससे कम 1 वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा, इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी। उन्होंने क्या पूछा है, इन विच द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का ज्यादा है, तो ये वाला मीडियम हो जाएगा रेयरर, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ये वाला मीडियम कैसा हो जाएगा, डेंसर, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी, चलो और क्या पूछा हुआ है, इन विच मीडियम स्पीड विल बी मोर, ऑल्सो फाइंड आउट द रेशो ऑफ देयर वेलोसिटीज। इनकी वेलोसिटीज का रेशो निकालना, निकाल देते हैं बेटा, रेशो ऑफ देयर वेलोसिटी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको यहां पर लिख देते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, VA बाय VG इज इक्वल टू 1.5, इक्वेशन 1। बेटा ऐसे लिखते हैं इसको, किसी को नहीं पता वेलोसिटी की टर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, VA बाय VW इज इक्वल टू 1.33, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसके डिवाइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, VW अपॉन में VA, है ना। 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33, इसको कैंसिल कर देंगे, VA को VA से, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 150 अपॉन में 133, इसको सोल्व करेंगे बेटा तो आपके पास वेलोसिटीज का रेशियो आ जाएगा, VW रेशो VG की वैल्यू आप सोल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई इनकी वेलोसिटी का रेशो क्या आया है। आपको बेटा मेन कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि आपके पास जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन हो तो पहले चेक करो वो एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, और उसी के बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि हमने इसका जो रेशो है या फिर इसके अंदर जो भी पूछा है वो कैसे सोल्व करना है। चलो बेटा, डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। बेटा एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होगी, इसमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्या लिख के आएंगे पेपर में, इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, बिल्कुल सही। इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगला उन्होंने पूछा बेटा ब्लॉक डायग्राम, ये ना बहुत बार आ रखा है, तुम हल्के में लेते हो इस क्वेश्चन को। हाँ बहुत बार आ रखा है बेटा क्वेश्चन, मतलब तुम्हें लगता है कि यार ब्लॉक डायग्राम तो क्या ही पूछेंगे, कई बार पेपर उठा के देखना, मैं खुद शौक था, बहुत बार आ रखा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बट हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले बेटा ब्लॉक डायग्राम में हमने बनाना है सन। सन से एनर्जी किस पे आएगी, प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर के बाद किसके पास आएगी, कंज्यूमर पे। कंज्यूमर कैसा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर हमारे पास किसके पास जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर किसके पास जाएगी, टर्शियरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे करना हमने क्या है, हमने इसको बॉक्स में डाल देना है। पहले इसके साथ नाम लिख देते हैं। प्रोड्यूसर हमारे पास क्या हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर मान लो मेरे पास हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया इंसेक्ट, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर मेरे पास सपोज हो गया फ्रॉग। सिमिलरली टर्शियरी भी बना सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्नेक। अब इसको एनर्जी दिखानी है तो इसको हम किस में डाल देंगे, बॉक्सेस में डाल देंगे। ये बन गया बेटा ब्लॉक डायग्राम, है ना। और इन सब पे कौन एक्ट करते हैं, अगर ऐसे डॉटेड बनाना चाह रहे हो, इन सब पे कौन एक्ट करता है, डीकंपोजर। तुम्हें पता बेटा डीकंपोजर किसी को भी नहीं छोड़ते डीकंपोजर बेटा किसी को नहीं छोड़ते, कह रहे भाई हम नहीं भेदभाव करते। डीकंपोजर प्लांट को भी डीकंपोज करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को भी, सेकेंडरी को भी, टर्शियरी को भी। तो अगर बनाना चाहो नीचे एरो डाल के डीकंपोजर से जोड़ सकते हो। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम टू रिप्रेजेंट द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। याद रहे एनर्जी का फ्लो यहाँ पे रहता है रिलेशन 1% का, यहाँ पे रिलेशन रहता है बेटा 1% का, जबकि यहाँ आगे आगे जाता है 10% लो के अकॉर्डिंग। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, अगर किसी ने बेटा पिछली वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिडन जेम्स ऑफ एनसीईआरटी नहीं देखी तो मतलब तुमने कुछ नहीं देखा बेटा। हिडन जेम्स ऑफ एनसीईआरटी में से पिछले साल भी भर भर के क्वेश्चन आए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पहले जाके वो वीडियो देखेंगे।
magnetic field lines are closed circular curve justify the given statement by draw a diagram of a bar magnet। वो कह रहा है कि बार मैग्नेट का एक डायग्राम बनाओ। बार मैग्नेट तुम्हें पता है ना बेटा, ये रहा है ना, नॉर्थ और साउथ। बार मैग्नेट का मतलब क्या है बेटा, एक मैग्नेट होगा जिसके दो साइड्स होंगे, है ना। बार मैग्नेट का मतलब वो नहीं है कि बार में पड़ा होगा मैग्नेट। बार मैग्नेट का मतलब है कि इसके दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलो एक बार मैग्नेट बना ले, एक साफ सुंदर सा बार मैग्नेट बना लेते हैं। दिस इज अ बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट के बेटा दो पोल्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक बन गया नॉर्थ पोल और एक बन गया साउथ पोल। क्या हमें इस बात का पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अंदर कहां होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना। अगर यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ दिखाना चाह रहे हो तो दिखा सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं जो बाहर जा रही है। अब एरो लगाने नहीं भूलने बेटा, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, एरो नहीं लगाते, तो आपको एरो जरूर लगाने हैं। नॉर्थ से बाहर की तरफ एरो आएंगे, नॉर्थ से बाहर की तरफ आएंगे, और साउथ के अंदर की तरफ एरो आएंगे। क्लियर। तो साउथ के अंदर की तरफ एरो आएंगे और नॉर्थ से बाहर की तरफ। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस मैग्नेट पे बेटा पता नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं। पहले जो क्वेश्चन पूछा वो देखो, बाहर तो होती है बेटा नॉर्थ से साउथ और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। इस वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बनाती हैं क्लोज सर्कुलर लूप। तो क्लोज सर्कुलर लूप क्यों बना रही है, इसको जस्टिफाई कर देना डायग्राम बना के। एक और चीज बेटा पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा, एक मैग्नेट कहां से स्ट्रॉन्ग होता है, एक मैग्नेट ज्यादा बेटा पोल से स्ट्रॉन्ग होता है। ये देखो जो इतना पोर्शन है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, हाइलाइटर से कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। बेटा जो इतना पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखो ज्यादा क्यों है बेटा, कितनी ज्यादा क्राउडेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे कितनी क्राउडेड है। सिमिलरली ज्यादा कहाँ क्राउडेड है, पोल पे। बेटा एक मैग्नेट अपने पोल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखो यहाँ पे बहुत क्राउड है, जंक्शन है, जैसे ट्रेन होती है ना, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन ज्यादा होंगी, एक रेलवे स्टेशन और दूसरे रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रेन कम होंगी, पर जहां रेलवे स्टेशन है, जहां जंक्शन है, वहां तो बेटा ट्रेन का नंबर बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा बेटा बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें पता ही है ना, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, वो तुम्हें पता है, घिसे पिटे क्वेश्चन है, बट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ड्रॉ द डायग्राम टू शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। इसका अगर मैं रिपीट स्कोर बात करूं बेटा, रिपीट स्कोर तो इसका नेक्स्ट लेवल है। कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है खुद से, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन बार बार घूम फिर के पता नहीं क्या होता है मेरी आंखों के सामने आ ही जाता है, और फुल फ्लैश चांसेस हैं कि राइजोपस पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाए। क्या हमें ये बात पता है राइजोपस एक पंजाई है? बिल्कुल पता है। इस पंजाई का बेटा ये रिप्रोड्यूस करने का जो मेथड होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन का। ये होता है इसके ऊपर स्पोरेंजियम, ये ड्रॉ करेंगे बेटा कॉपी में, कई बच्चे सोचेंगे फिर आ गया ये, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, बार बार ड्रॉ करो। इसके नीचे जो ये डंडी होती है बेटा, इसको बोलता है हाइफे। ठीक है, इस स्पोरेंजियम के अंदर भरे होते हैं स्पोर्स। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये कहेगा राइजोपस की आप तो मेरे मजे हैं, फेवरेबल कंडीशन आ गई, क्यों ना मैं स्पोरेंजियम को बस्ट करूं और अपने ये छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे स्पोर्स हवा में रिलीज कर दूं। जहां जहां पे भी बेटा ये दाने गिरेंगे वहां पे एक नया राइजोपस ग्रो कर जाएगा, है ना। हिंदू माइथोलॉजी में आपने सुना होगा कि एक असुर था, उसके ब्लड के ड्रॉप्स जहां जहां पे भी गिरते थे वहां पे एक नया असुर पैदा हो जाता था। ये भी कुछ ऐसा ही है। इसके स्पोर्स बेटा जहां जहां पे भी गिरते हैं वहां पे जब ये फेवरेबल कंडीशन, इनको मॉइस्चर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये वहां पे ग्रो कर जाते हैं। सो दिस मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। इसका डायग्राम मैंने बहुत बार वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको करवा रखा है, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, तो आप इजिली इसको कर पाएंगे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी दे रहा हूं बेटा, एग्जाम में गट फीलिंग है, 100% गट फीलिंग है कि आपको सर्किट डायग्राम के बेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो वो कह रहा है एक सर्किट डायग्राम बनाओ, बना लेते हैं सर्किट डायग्राम। बैटरी है, कितने हैं, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट, ये ना अंडरलाइन करना पेपर में भी, नहीं तो छोड़ दोगे कुछ आउट। 10, 20 और 30 कनेक्टेड इन पैरेलल, ये रेजिस्टेंस है, प्लग की है, एमीटर है, और सारे के सारे कनेक्टेड है सीरीज में। दिस सर्किट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। करंट निकालना है, टोटल करंट, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। चलो बनाए बेटा एक बार डायग्राम। सबसे पहले 3 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में गिवन है, पैरेलल में गिवन है ना, कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टेंस हैं तो पैरेलल में बना दें, बिल्कुल सही। साथ में एक बैटरी बना देते हैं, कितने सेल्स हैं उसमें, 3 सेल्स हैं। साथ में एक की बना दी और साथ में बना दिया एक एमीटर। मेरे हिसाब से इसके बाहर कुछ है नहीं है,
फिर भी देख लेते हैं, है ना। की है एमीटर ऑल कनेक्टेड इन ये, चलो इनकी वैल्यू लिख देते हैं 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो अगर ये 2 वोल्ट ईच के बेटा है तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ 6, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 2 को मैंने इकट्ठा लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 10 ओम, यहाँ पे लिख दिया 20 ओम, यहाँ पे लिख दिया 30 ओम। बहुत बढ़िया, करंट को फ्लो करा दिया, की को क्लोज कर दिया। तो पहला तो बेटा नंबर आपको मिल जाएगा सर्किट डायग्राम ढंग से बनाने के लिए। उसके बाद हमने क्या करना होता है बेटा, ये सब बच्चे नहीं करते पेपर में और मार्क्स डिडक्ट होते हैं, इनको अपने आप से हमने नेम देने हैं R1 R2 R3, क्योंकि बेटा तुमने कम्युनिकेट करना है टीचर से, है ना। आप कम्युनिकेट कर रहे हो बेटा, पेपर में आप लिख नहीं रहे पेपर, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। 3 घंटे में जो आपने लिखा है वो आपका कम्युनिकेशन है, जो 3 या 4 मिनट में टीचर समझने वाला है। तो आप एक एक चीज मेंशन करो, R1 R2 R3 हम लिखेंगे, वी नो R1 R2 R3 आर इन पैरेलल, पूरा ढंग से लिखोगे इसको। तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत बढ़िया, है ना। लड्डू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब 1/Rp निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, है ना। इसके बाद इसका एलसीएम लोगे, आगे सोल्व कर लोगे, है ना। इसका एलसीएम मान लो ले लेना, मान लो 60 है तो 6 प्लस 3 प्लस 2, है ना, ये आ जाएगा 60/11। उल्टा करना भूल जाता है कई बच्चे, हमें आरपी चाहिए, है ना, आरपी चाहिए, 1/Rp नहीं चाहिए। तो इसको ऐसे सोल्व कर लेना, पॉइंट्स में निकाल लेना और आगे यूनिट लगा देना। फिर वो कह रहा I1 I2 I3 भी निकालो। देखो बेटा सिंपल है, I1 क्या होगा, यहां से I गया तो यहां गया I1, यहां गया I2, यहां गया I3। सिंपल सी चीज है। इस I1 को निकालने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, 2 चाहिए मुझे, 2 चीजें क्या चाहिए, V और R। बेटा ओम्स लॉ ही तो लग रहा है, मुझे I निकालने के लिए V और R चाहिए। V तो पैरेलल में सेम रहता है, इसके अक्रॉस भी 6, इसके अक्रॉस भी 6, इसके अक्रॉस भी 6, तो बड़ा सिंपल है। I1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, V है 6, R1 कितना है 10, तो आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पीयर। I2 निकालने के लिए क्या करूंगा, V तो फिर 6 है, ये कितना है 20, तो इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। 6/20 सोल्व कर लोगे 0.3 आ जाएगा, है ना। I3 कैसे निकालेंगे, I3 आ जाएगा, V कितना है 6, ये कितना है 30, तो ये 6/30 1/5 0.2। तो मतलब आपके पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, I3 भी आ गया। बेटा जैसे खिचड़ी मैंने मारी है पेपर में, अगर ये खिचड़ी तुमने बना दी तो पेपर में तुम्हारी खिचड़ी नहीं हलवा बनेगा। तो पेपर साफ सुथरा करना बेटा, मैं समझाने के लिए तुम्हें करवा रहा हूँ, आपको सिस्टमेटिकली करना है। आप फाइनल एग्जाम में जाने से पहले पता नहीं कितने न्यूमेरिकल करके जा चुके हो, तो आपको प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है, सारी चीजें लिखनी है। तो करंट ईच रेजिस्टर के थ्रू हो गया, टोटल करंट निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। जो ये टोटल आर आएगा ना बेटा, उस टोटल आर को इस टोटल वी के साथ यूज कर लेना, टोटल आई आपका निकल जाएगा। क्लियर है ना। आगे हम लाइव क्लासेस लेंगे, उसके अंदर डिटेल में सोल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर है और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इस वजह से बेटा सोल्व वाला काम आप करोगे, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। स्टेट वेदर द अल्फा पार्टिकल, चलो जब भी अल्फा पार्टिकल देखें तो समझ जाना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये बात बेटा अभी कॉपी पे लिखोगे, अल्फा पार्टिकल पॉजिस्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना पॉजिटिव और नेगेटिव में। चलो स्टेट वेदर अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स, बिल्कुल करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज लिख ही दिया उन्होंने, वो कह रहे चलो बच्चों की मदद कर देते हैं। इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट, भाई रेस्ट में कौन सी मूवमेंट होगी, अगर रेस्ट में है, ठीक है, वो कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल को रख दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। इफ इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट तो नो मूवमेंट, इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइन। बेटा याद रखना, जब भी हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो कोई एंगल बनाना चाहिए, उसको क्या बनाना पड़ेगा, कोई एंगल बनाना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे क्या लिख रखा है पैरेलल, बेटा पैरेलल में एंगल कितना होता है, पैरेलल का मतलब एंगल कितना होता है 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। याद रहे, जब भी आपका चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल कंडीशन में होंगे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर, फोर्स हमेशा कब लगता है बेटा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो करंट कैरिंग है तभी उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और एंगल होना चाहिए। असल में ना फॉर्मूला होता है बेटा BI साइन थीटा होता है, मतलब कुछ साइन थीटा आता है फॉर्मूला में, तो साइन थीटा क्योंकि फॉर्मूला के अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर साइन थीटा फॉर्मूला के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू, बेटा पैरेलल में साइन 0 है, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तो अगर कभी पैरेलल या एंटी पैरेलल का केस आए तो आप लिखाओगे
कुछ भी मूवमेंट इसमें नहीं होगी। और मैक्सिमम मूवमेंट किसमें होगी? जब परपेंडिकुलर होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साइन 90 मैक्सिमम होता है बेटा, तो मैक्सिमम मूवमेंट होती है 90 डिग्री पे और मिनिमम होती है 0 और 180 पे। क्लियर? समझ में आ रही है बात? मेरी बात को ध्यान से सुनो। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात सत्य है। पर अगर इन दोनों में एंगल 0 हुआ या 180 हुआ, किन दोनों में? चार्ज एंटिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एंगल 0 हुआ या 180 हुआ तो आप लिखोगे नो फोर्स विल बी एक्सर्टेड। अगर 90 हुआ तो आप लिखोगे मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्सर्टेड। और अगर 0 से लेके 180 के बीच में कोई भी एंगल हुआ, 0 या 180 को छोड़ के, तो कोई ना कोई फोर्स उस पर लगने वाली है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, फिर वही लड्डू क्वेश्चन, मैंने कहा था एग्जाम में आएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो यू हो गया -50। लेंस का पहले मिरर का किया था। फोकल लेंथ 30 है बेटा, कॉनकेव है तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ होती है -30। कई बच्चों को बेटा साइन कन्वेंशन में ना कंफ्यूजन होती है, मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा साइन कन्वेंशन की, जबरदस्त है साइन कन्वेंशन, 10 मिनट में तुम्हें ट्रेंड कर दूंगा, और अगर साइन कन्वेंशन सीख ली तो सही हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला लगाना है इमेज का नेचर, मतलब इमेज का डिस्टेंस निकालना बेटा। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाओ, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लगेगा, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, बेटा जो इमेज आएगी उस इमेज का क्या नेचर रहेगा आपको ये फाइंड आउट करना है। चलो हम खुद ही कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस में एफ और यू है, देखो एफ की वैल्यू और यू की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन कौन सा है? कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस बना लें। अच्छा, कॉनकेव लेंस के तो बेटा 2 ही केस होते हैं, इसमें हम क्या बना के देख रहे हैं? कॉनकेव लेंस के तो 2 ही केस होते हैं, और दोनों ही केसेस में इमेज सीधी बनती है और छोटी बनती है। तो इमेज का नेचर पहले ही पता होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉल इन साइज होगा, और इमेज की लोकेशन आप निकाल ही लोगे जब वी सॉल्व करोगे, और उसके बाद इसका बना लोगे रे डायग्राम, है ना। रे डायग्राम का बेटा केस नंबर 1 बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द ओ एंड इंफिनिटी, है ना। ओ और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देना, आपके पास इजीली केस बन जाएगा। चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन गिविंग केमिकल रिएक्शन। बेटा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है आपको पता है? 2 तरीके की टेक्निक्स हैं जिससे हम किसी भी ओर को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्साइड ओर में। बेटा मेरे पास 2 टाइप की ओर्स होती हैं, एक होता है, चलो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, रोस्टिंग वर्सेस कैल्सिनेशन। ये क्वेश्चन, इसका रिपीट स्कोर की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि हर क्वेश्चन में चमकता हुआ तुम्हें दिखेगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जब अपना पेपर दे के आओगे ना बेटा, मिला लेना, कंफर्म क्वेश्चन मिलेंगे। रोस्टिंग मेनली किसके लिए होती है? सल्फाइड ओर के लिए, याद रखना है। रोस्टिंग मेनली किसके लिए होती है? सल्फाइड ओर के लिए, जैसे ZnS। और कैल्सिनेशन किसके लिए होती है? कार्बोनेट ओर के लिए, फॉर एग्जाम्पल ZnCO3। तो जो आपके पास कार्बोनेट ओर है, जो आपके पास सल्फाइड ओर है, दोनों को ही हम क्या करते हैं? हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा ZnO, और साथ में गैस निकलती है SO2। ये भी डिफरेंस का पॉइंट बनेगा। ZnCO3 को हीट तो कर रहे हैं, पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं बेटा हम हीट करते, हम इसको करते हैं बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट। ऑक्साइड तो इसमें भी बन जाता है, पर गैस इसमें बनती है CO2। देखो बेटा डिफरेंस क्या बनेगा? रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ द सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन इज द हीटिंग ऑफ द कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर भी ऑक्साइड बना और साथ में SO2 गैस बनी, इसके अंदर भी सल्फर ऑक्साइड बना और साथ में CO2 गैस बनी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको एग्जाम में देखो 2013 और 23 में आ रखा, बीच में मैंने लिख नहीं रखा, बट काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो बेटा अगले क्वेश्चन में रिपीट स्कोर क्या ही लिखूं, भर भर के लिख रखा। चलो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे आपको क्वेश्चन बताने हैं। चलो, स्टार्च डाइजेशन इनिशिएटेड बेटा माउथ में, ये तो बेटा हर बच्चे को पता है। माउथ के अंदर सलाइवा, सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर माल्टोज में, क्योंकि बेटा डाइजेशन का काम है स्टार्च को मतलब सेलिवरी अमाइलेज का, तो डाइजेशन ऑफ जो शुगर है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। कोई आपसे पूछे ना कि भैया बताओ डाइजेशन ऑफ स्टार्च कहाँ पे स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट हो जाती है माउथ में। ऑर्गन इन विच बाइल इज स्टोर्ड, याद रखना बेटा बाइल 2 ऑर्गन में कंफ्यूज करते हैं बच्चे, एक है हमारे पास गोल ब्लेडर, एक है हमारे पास लीवर। लीवर बेटा बाइल बनाता है, पर स्टोरेज कहां पे होती है? गोल ब्लेडर में। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ बाइल बनाएगा कौन? लीवर। स्टोर कहां पे होगा? गोल ब्लेडर में। द ग्लैंड दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन, पैनक्रियाज।
तुम्हें याद आ रहा है, डुअल ग्लैंड है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिंक कर दिया इस क्वेश्चन को। बेटा पेनक्रियाज एक डुअल ग्लैंड है, तो दोनों दोनों काम करता है, डाइजेस्टिव जूसेस भी बनाता है जिसको हम पेनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं, और साथ में ये हार्मोन भी बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर वाटर इज रीअब्सॉर्ब, बड़ी दीदी याद आ रहा है, बड़ी दीदी बताई थी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, आगे बेटा छोटी दीदी है ना, बड़ी दीदी आए और छोटी दीदी ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी द आंसर है ना। फैसिलिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, देखो बेटा 5 पार्ट पूछ रखे हैं, इतना चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से कर रखा तो ऐसे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करेगा पेपर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो, और भूलना नहीं है बेटा डायग्राम भी प्रैक्टिस करके जाओगे। इस चैनल पर 1-1 मिनट की शॉर्ट वीडियोस हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे आप एक्सपर्ट हो सकते हो इन डायग्राम्स में, क्योंकि 3 मार्क्स का एक डायग्राम ड्रॉ करवाने के लिए आ सकता है, और लाइव प्रोसेस में से सबसे ज्यादा चांसेस हैं। चलिए बेटा, लिस्ट 3 टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, बेटा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स है ना। इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, ओरल मेथड, ओरल मेथड हो सकता है ना, फिजिकल बैरियर मेथड हो सकता है, फिजिकल बैरियर मेथड हो सकता है, या फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसके अलावा वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, सर्जिकल मेथड, बहुत सारे। वो कह रहा है विच ऑफ द टेक्निक इज नॉट मेंट फॉर मेल, भाई मेल कौन सी टेक्निक इसमें यूज नहीं कर सकते, बेटा याद रखेंगे ये जो टेक्निक है हमारे पास ओरल मेथड, और दूसरा है इंट्रा यूटेराइन, ये एक्सक्लूसिवली फीमेल के लिए है, ये एक्सक्लूसिवली फीमेल के लिए है, मेल सिर्फ और सिर्फ यूज कर पाएंगे इन तीनों में से फिजिकल बैरियर, इसके अलावा सर्जिकल मेथड भी मेल के लिए यूज हो सकता है, जिसके अंदर वैसेक्टोमी आएगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इंपैक्ट करता है हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अ फैमिली। तुम्हें बेटा हिडन जेम्स वाली वीडियो देखनी चाहिए थी, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी या देखी है तो उसे याद होगा, मैंने कहा था कॉन्ट्रासेप्शन के लास्ट में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें इसके हार्मफुल इंपैक्ट दिए हुए हैं, तो उसके अंदर है बेटा ये एक फैमिली के प्रोस्पेरिटी पे फर्क डालता, बिल्कुल डालता बेटा, इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अ फैमिली, तो इसमें बेटा दोनों टाइप से ही आप आंसर दे सकते हो है ना। कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, फीमेल एक कंप्लीटली इनफर्टाइल हो सकती है, फीमेल के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट तो डालता ही है। चलो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखो, क्या लिखूं इसके ऊपर मैं, रिपीट स्कोर साथ में ही लिख रखा, किन किन सालों में आ रखा बेटा। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, वाटर को देते हैं बिजली के झटके, देते हैं वाटर को बिजली के झटके, H2 और O2 में बैलेंस कर सकते हो, 2H2 लगा लेना, हाँ चलो लगा ही देता हूँ, 2H2O है ना, यहाँ पे 2H2 हो गया और O2, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो यहाँ पे हमारे पास कैथोड पे हाइड्रोजन आ जाएगी और एनोड पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। अब क्या पूछा हुआ बारी बारी से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ देखो, फर्स्ट पार्ट में पूछा गैस लिबरेटेड एट एनोड कैथोड, बता चुका हूं है ना, हाइड्रोजन कैथोड पे और एनोड पे ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड 1 इलेक्ट्रॉन पे डबल, बेटा देखो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1, तो क्योंकि एटम्स का भी रेशियो यही है, तो जो गैस प्रोड्यूस होगी वो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में होगी ऑक्सीजन से। अगर हाइड्रोजन 100 ml प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन 50 ml होगी, द रेशियो वुड बी 2:1। नेक्स्ट 2 टाइम हो गया, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4, इस पे भी बेटा पता नहीं कितनी बार आया वो क्वेश्चन। वाटर एक अच्छा कंडक्टर है, पर उसे बेस्ट कंडक्टर बनाने के लिए हमें कुछ बूंदे H2SO4 की इस प्रोसेस में डालनी पड़ती हैं। अगर आप H2SO4 इसके अंदर नहीं डालेंगे तो बेटा जो कंडक्टिविटी है, जो वाटर है वो कंडक्टिव नहीं रहने वाला, तो वाटर की कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, आयंस के ट्रांसफर पे फर्क पड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स इट। देखो बेटा अगर कॉन्वेक्स का क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स इट। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कॉनकेव लेंस का तो आप लिखोगे द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। तो पावर ऑफ लेंस तुम्हें पता है, यूनिट होती है इसकी डायोप्टर, मेंशन इट्स एसआई यूनिट लिख दिया। फोकल लेंथ निकालनी है, अच्छा फोकल लेंथ गिवन है, पावर निकालनी है, लिख दें, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला पता है उसके लिए सिर्फ f+40 दिया हुआ, कुछ कॉनकेव कॉन्वेक्स अच्छा कुछ नहीं दिया हुआ, तो 40 दिया हुआ था, 40 सेंटीमीटर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f,
बट क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 100/f भी हो जाता है जब हमारे पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो। तो पावर यहां से आ जाएगी 100 बाय फोकल लेंथ वुड बी 40, तो यहां से बन जाएगा हमारे पास, है ना, 2.5 डायोप्टर विल बी द आंसर। तो जो भी आंसर आए उसको बॉक्स या फिर उसको डब्बे में रख के आओगे। व्हाट हैपन व्हेन इन अ ह्यूमन फीमेल द एग रिलीज द ओवरी इज नॉट फर्टिलाइज्ड। बेटा बहुत बार कराया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू। एवरी मंथ 28 डे का साइकिल है, पढ़ा है तुमने, 28 डे का साइकिल है, 28 डे का साइकिल है। उसके अंदर 4 से 5 दिन का एक फेज होता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग, ब्लड, म्यूकस, यूट्राइन वॉल की जो भी टूट फूट होगी, है ना, वो सारा मटेरियल बॉडी से बाहर निकलेगा, तो द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये लिखेंगे। बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, बेटा वायरल तो एचआईवी से जो इन्फेक्शन होता है वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर वार्स भी लिख सकते हो, या हर्पिस वायरस, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल है। और बैक्टीरियल में हमारे पास आती है बेटा, बैक्टीरियल के अंदर सिफिलिस, या फिर एक दूसरा है गोनोरिया, सिफिलिस एंड गोनोरिया। क्लियर? तो सिफिलिस और जो गोनोरिया है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है जो आपको याद रखने हैं। सिफिलिस और गोनोरिया है बैक्टीरियल, और जो पहले वाली एचआईवी है वो कैसी है, दैट इज वायरल। तो वायरल और बैक्टीरियल नेम आपको अच्छे से याद करने हैं। शेड द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर C4 पॉजिटिव, है ना। कार्बन एंड कंपाउंड की बेटा वन शॉट वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें बताया था कि कार्बन बेचारा C4 पॉजिटिव क्यों नहीं बना सकता या C4 नेगेटिव क्यों नहीं बना सकता। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन 4 गेन करना, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना कार्बन के ना बस की बात ही नहीं है। अब ये कहो कि कार्बन की औकात ही नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। बेटा कार्बन के पास प्रोटॉन होते हैं 6, अब 6 प्रोटॉन 4 एडिशनल इलेक्ट्रॉन को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 प्रोटॉन बेचारे संभाल ही नहीं पाएंगे। या अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहें तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना टाइटली बाउंड कर रखा है। तो याद रखना, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो बेचारा जीवन कैसे व्यतीत करेगा। कार्बन शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसको। चलो, बट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, आल्सो स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। रीजन मैंने बता ही दिया कि क्यों बनाता है। अब वो कह रहा है कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। जब भी कोई दुनिया का कंपाउंड पूछ ले आपसे फ्री इलेक्ट्रॉन भी ये बैड कंडक्टर क्यों है, तो लिख देना इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोला था ना रिपीट क्वेश्चन, देखो अभी बोला था कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती हैं। अभी तुम्हारे सामने ही डेमो हो गया अभी। सोप और डिटर्जेंट पे पढ़ लेते हैं। बोथ सोप एंड डिटर्जेंट आर सम टाइप ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस फटाफट से रिकैप्चुलेट करा रहा हूं, पहले वीडियोस में भी बताया है। सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लिख लो कॉपी में। डिटर्जेंट आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एक है हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और एक है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड C17H35 COONA। ये है मेरे पास सोप, ये है मेरे पास सोप, और C17H35, है ना। यहाँ पे एक बेंजीन बना देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं SO3Na पॉजिटिव। ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो गया डिटर्जेंट, है ना। अब वो कह रहा है डिस्क्राइब द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। डिफरेंस पहले बताना है फिर क्लीनिंग एक्शन। बेटा डिफरेंस में बहुत सारे पॉइंट। सोप जो होता है वो पॉल्यूशन कोज नहीं करता, डिटर्जेंट जो है वो पॉल्यूशन कोज करता है, क्योंकि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सोप बायोडिग्रेडेबल है। सोप बेटा हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके स्क्रम बना देता है, तो सोप को हम हार्ड वाटर के साथ नहीं यूज कर सकते, जबकि डिटर्जेंट को हम हार्ड वाटर के साथ इजीली यूज कर सकते हैं। लिस्ट टू प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट। बेटा एक तो पोल्यूशन, डिटर्जेंट बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। और उसी की एक मिलती जुलती प्रॉब्लम है कि ये क्या कोज करते हैं, ये पोल्यूशन कोज करते हैं। जैसे पिछला पार्ट मैंने बता ही दिया, हार्ड वाटर के साथ बेटा सोप क्या करते हैं, स्कम बना देते हैं। बार बार ये रिएक्शन करवा रहा हूं, पेपर में आ सकती है। ये बना दिया हमने सोप, अब सोप पानी के अंदर इंप्योरिटीज कैल्शियम की या मैग्नीशियम की, ये कहां से आएंगी, हार्ड वाटर से आएंगी। ये जो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगी, हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद स्कम बनेगा C17H35 COO होल ट्वाइस, और यहाँ पे लग जाएगा कैल्शियम या मैग्नीशियम। दिस इज अ इनसोल्यूबल मास, इसको हम बोलते हैं स्कम। बेटा ये जो इनसोल्यूबल मास बनेगा इसकी वजह से क्लीनिंग एक्शन रुक जाएगा,
है ना, आप सोप यूज कर रहे हो और झाग ही नहीं बन रही, तो इस वजह से बेटा सोप और डिटर्जेंट में से डिटर्जेंट बेटर है। पोल्यूशन चाहे कोज करते हैं बट क्लीनिंग एक्शन अच्छा है। वो कह रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मेरे को याद आ रहा है जब मैं 10th में था शायद ये क्वेश्चन तब भी आया था, मुझे अभी माइंड में स्ट्राइक हुआ कि क्वेश्चन आया था कि अगर कोई इमेज फॉर्म हो रही है मिरर से, ऑल पोजीशन के लिए ऑलवेज डिमिनिश, इरेक्ट है और वर्चुअल है। बेटा मेरे साथ साथ एक बात बोलोगे, अगर कोई मिरर है हमेशा छोटी इमेज बना रहा है और सीधी इमेज बना रहा है, अगर कोई मिरर हमेशा छोटी इमेज बना रहा है सीधी इमेज बना रहा है, तो वो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वो कह रहा है टाइप ऑफ मिरर कॉन्वेक्स, ड्रॉ द रे डायग्राम। बेटा रे डायग्राम कॉन्वेक्स बेचारे के दो ही केसेस हैं, एक है when object is placed anywhere between pole and infinity और एक है object is at infinity। अब तुम गाड़ी चला रहे हो, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, तो वो केस बनेगा when object is placed anywhere between pole and infinity। What is the scientific name of the plant shown here? बेटा अगेन मंडल चाचू का फेवरेट प्लांट, और फेवरेट प्लांट का नेम क्या है? फेवरेट प्लांट का नेम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम याद आ रहा है बेटा, मेंडल चाचू ने पाइसम सेटाइवम पे रिसर्च करी थी। क्यों करी थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वाई मेंडल सेलेक्टेड, देखो पीछे ही लिख रखा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इजीली अवेलेबल है, इजी टू वर्क विद है, और साथ में बेटा यहाँ पे ना बहुत ही जबरदस्त 7 कैरेक्टर मिले थे। मेंडल चाचू कह रहा है कि यार जबरदस्त तो है ये पौधा, इसके अंदर 7 कैरेक्टर है, तो मेरे दिल को भागे, तो इसलिए मेंडल ने कहा कि आज के बाद जो रिसर्च होगी वो होगी मटर के पौधे पे, क्योंकि इसके अंदर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, है ना, तुमने पढ़े ही हुए हैं। सीड का कलर है, सीड की शेप है, स्टेम की हाइट है, ठीक है, पोड का कलर है, पोड की शेप है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर की पोजीशन है, तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल को मिले थे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम शो व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर। बेटा ये है, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल दैट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल ट्रांसमिट करने वाले जो ये छोटे छोटे केमिकल्स हैं बेटा, इन केमिकल्स को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। सो व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर? दीज आर द केमिकल्स, और ये केमिकल्स क्या करते हैं? सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक है, व्हाई द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन यूनिडायरेक्शन। वो कह रहा है कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर यहां से यहां तो जा सकते हैं, पर यहां से वापस क्यों नहीं जा सकते? बेटा यहां से वापस ना जाने का उनका सिंपल सा रीजन यही है कि रिसेप्टर सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट पे। एक बार इसको क्लीन कर देता हूं, देखो बेटा ध्यान से, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तो चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ बाइंड होके इधर चले जाएंगे, पर वापस क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं? डेंड्राइट पे। ये तो तुम्हें पता ही है, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है और ये पिछले न्यूरॉन का क्या है? एक्सोन टर्मिनल। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट पे ही रिसेप्टर प्रेजेंट है, तभी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी? यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट पूछा वो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेटा लार्जेस्ट सेल है एग और ओवम, और लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे लंबा सेल है नर्व सेल और सबसे बड़ा और लार्ज सेल है दैट इज एग। नेक्स्ट, कंपेयर आर्टरीज एंड वेन, आल्सो नेम दोस पार्ट ऑफ हार्ट दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा आर्टरीज और वेन को कंपैरिजन कर लेंगे। आर्टरीज थिक वोल्ड, वेन थिन वोल्ड। आर्टरी अवे, ब्लड को अवे लेके जाएगी हार्ट से, वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएगी। आर्टरीज जो होती हैं बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो याद रखना है बेटा कुछ पॉइंट और भी हैं। आर्टरीज का प्रेशर ज्यादा होता है, वेन का प्रेशर कम होता है, सबसे मेन आर्टरी एरोटा है, सबसे मेन वेन वीना कावा है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, आप अपने पास लिख लेंगे। आपको वो पार्ट नेम करने हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं बेटा। वीना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के बाद तो ब्लड कहां चला जाता है? लंग्स में। लंग्स से पहले ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स के बाद ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा हमने कर लिए हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलो फिलामेंट, इसके अंदर बेटा जो फिलामेंट बल्ब के अंदर यूज होता है वो टंगस्टन यूज करते हैं। क्यों टंगस्टन यूज करते हैं बेटा? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी पढ़ना, लिख रखा है ये हाई टेम्परेचर पे इसका कुछ नहीं बिगड़ता। 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इट डू नॉट बर्न और डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तभी हम मटेरियल यूज करते हैं टंगस्टन, ताकि ये इजिली फंक्शन परफॉर्म कर पाए। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग 3 bulb, 1 voltmeter, ammeter, battery of 6 cells and a key in a closed state।
वैसे तो तुम्हें करवाया ही है, बना सकते हो तुम खुद से। 3 बल्ब बनाने। देखो बेटा, बल्ब, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3 बना दिया। वोल्ट मीटर और एम मीटर याद रखना बेटा, वोल्ट मीटर हमेशा लगेगा पैरेलल में, एम मीटर हमेशा लगेगा सीरीज में। कमेंट सेक्शन में बताना क्यों, पहले भी तुम्हें बता रखा है ना। और बैटरी बनानी है 6 सेल्स की, 1 2 3 4 5 6। साथ में की कैसी है, क्लोज स्टेट में, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है, साथ में पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। साफ सुथरा सा डायग्राम बना के आना, पेपर में 2 नंबर छप जाएंगे बहुत सिंपल तरीके से। बेटा गट फीलिंग आ रही है, सर्किट डायग्राम पे एक क्वेश्चन मिलेगा, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे बार बार। रमेश इज वेयरिंग आई लेंस। वो कह रहा है कि ना ये जो रमेश है ना, नमस्ते करो रमेश जी को, है ना, दिस इज मिस्टर रमेश। अब ये मिस्टर रमेश क्या कर रहा है, ये जो मिस्टर रमेश है ना, आप देख रहे हो बेटा पिक्चर में, ये मिस्टर रमेश बेटा हैंडसम हंक बनने की कोशिश कर रहा है। पार्टी में जाएगा लेंस लगा के, है ना, कूल ड्यूड बनेगा। तो ये क्या कर रहा है बेटा, लेंस लगा रहा है। पहली बात, ये कौन सा लेंस लगाएगा बेटा, हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है वही लगाएगा। तो लेंस लगा रहा है कॉन्वेक्स। तो जो कूल ड्यूड है, दिस इज कूल ड्यूड रमेश, ये क्या लगा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस लगा रहा है। और ये किस मिरर के सामने लगाएगा बेटा, ये मिरर होगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि बेटा कॉनकेव मिरर ही है जो उसे उसकी आंख की बड़ी इमेज दिखाएगी। जितने भी मेकअप मिरर्स होते हैं या डेंटिस्ट मिरर होते हैं या शेविंग मिरर होते हैं, सब के सब कॉनकेव मिरर होते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा क्या करता है, बड़ी इमेज हमें दिखाता है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, द टचिंग ऑफ 2 वायर्स होती है ना, 3 होती है वैसे तो, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब आपस में टच कर जाए, ये दोनों बहनें आपस में टच कर लें एक दूसरे को, तो धमाके उड़ जाते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग। पेपर में नहीं लिख के आना धमाके उड़ जाते हैं, पेपर में लिखेंगे द टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग। क्लियर, एकदम से जो वायर है उसमें करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, इसके कारण ये फायर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कई बार तुमने देखा होगा घर में आग लगी और उसका जो रीजन था वो क्या था, शॉर्ट सर्किटिंग। अर्थ वायर बेचारी भोली भाली शरीफ हरे रंग की वायर है, इसका काम है हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाना। बेटा कोई हैवी अप्लायंस है, तुमने खुशी खुशी में गए फ्रिज के पास, तुमने रसगुल्ले निकालने थे, जैसे फ्रिज को टच किया, है ना, रसगुल्ले तो बाद में मिले, नजारे पहले आगे, करंट लग गया। तो उस करंट से बचाने के लिए हमें कौन सी वायर है, अर्थ वायर। तभी तुमने देखा होगा हैवी अप्लायंसेस जो होते हैं उनके 3 पिन प्लग होते हैं, तो ये वाला जो होता है ना बेटा वो अर्थ वायर के लिए होता है। ये जब 3 पिन प्लग इसमें लगेगा ना, तो ये सीधा का सीधा कहाँ जाएगा, ये अर्थ से जुड़ा होता है। तो जो एक्सेस करंट है, एक्सेस पोटेंशियल है, वो अर्थ में चला जाता है, अर्थ के अंदर वो समा जाता है। तो अर्थ वायर का एक ही काम है बेटा कि हमें प्रिवेंट करती है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। अब ये रेजिस्टर बनाया हुआ बेटा, हर एक की वैल्यू है 7 तो इसका टोटल रेजिस्टेंस बताना है। और बैटरी कितनी है, 14 वोल्ट। बेटा देखो तुम सोल्व कर लेना, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं। जब भी सेम रेजिस्टेंस होते हैं जब भी सेम रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में, तो इसका आएगा 3.5। सोल्व करके देख लेना, मैंने पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, Rp = R/N। तो 3.5 इसका हो गया, 3.5 इसका हो गया, क्योंकि ये 1 2 और 3 ये तीनों सीरीज में है। तो 3.5 + 3.5 + 7 14 ही मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ओम, 14 ओम मेरे पास आर आ जाएगा। V भी 14, आई निकालना है, ये भी 14, तो आई मेरे पास आ जाएगा 1 एम्पियर। बड़ा सिंपल सा बेटा चिंदी सा क्वेश्चन है, कर लेना सोल्व, है ना, नहीं होगा पूछ लेना। इतना आसान है बेटा, मेरा करने का भी मन नहीं कर रहा, आप सोल्व कर लेना, नहीं आएगा तो मैं दोबारा इसको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ डाइकोट सीड। आपको पता बेटा सीड जर्मिनेशन, डाइकोट सीड के फंक्शन, है ना, डाइकोट सीड का डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख ले बेटा एक बार डायग्राम, डाइकोट सीड का डायग्राम बनाना है, ऐसा एक डायग्राम बनाना चाहिए, प्लूमल रेडिकल वाली शेप, देन उसके बाद ये कोटिलीडन बनाते हो ऐसा एक डायग्राम, है ना। लेबलिंग भी कर देते हैं, दिस इज सीड कोट। सीड कोट का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। ये क्या है, कोटिलीडन। कोटिलीडन का काम क्या है, फूड को स्टोर करना। ये क्या है, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल आगे जाके क्या बनाता है, शूट बनाता है। रेडिकल आगे जाके क्या बनाता है, रूट बनाता है। तो ये बेटा सीड का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, ये क्वेश्चन करते जाओगे बेटा कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अगेन चिंदी क्वेश्चन, चुन्नू मुन्नू चिंदी क्वेश्चन है बेटा। ये जो ए पार्ट है ये तो सबको पता है, सेरिबेलम, बट गलत कर देते हैं चिंदी क्वेश्चन। ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना कि सर ने कहा था चिंदी क्वेश्चन है आराम से हो जाएगा, और गलत करा है पेपर में। दिस इज सेरिबेलम, इसका काम होता है बेटा बैलेंस बनाना, है ना। जो कभी आप तुम देखते हो ना कि जैसे कोई अल्कोहल कंज्यूम करिए किसी पर्सन ने, कोई ड्रग्स लिया है, कोई नशेड़ी है,
तो उसका जो सेरिबेलम है बेटा उस पर इंपैक्ट आता है अल्कोहल का, और तुमने देखा होगा वो बैलेंस नहीं बना पाता, क्योंकि सेरिबेलम तो कोशिश कर रहा है भाई बैलेंस बनाने की। अब उस पर्सन ने अल्कोहल पी रखी है तो उसका बैलेंस नहीं बनेगा, तो पोस्चर मेंटेनेंस का, बैलेंस बनाने का काम किसका होगा, सेरिबेलम का। ये जो है बेटा ये होता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ये वाला जो पार्ट है स्पाइनल कोड से जस्ट ऊपर जो पार्ट है बेटा दैट इज मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, और जितने भी बेटा हमारे कफ सेंटर, स्नीज सेंटर, हिपी कप सेंटर है ना, हिचकी का सेंटर है, हिकअप सेंटर है, स्नीज सेंटर है, कफ सेंटर है, वो सब इससे एसोसिएटेड है। जितने गंदे मंदे सेंटर है वो सारे मेड्यूला ओब्लोंगेटा के अंदर होते हैं। व्हाट इज द क्लोराइड ऑफ लाइम, बेटा क्लोराइड ऑफ लाइम कंफ्यूज करने के लिए बोल रखा है, ये है लाइम, इसका क्लोराइड, तो क्लोराइड ऑफ लाइम होता है CaOCl2, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल दो, ब्लीचिंग पाउडर बोल दो, क्लोराइड ऑफ लाइम बोल दो। एप्लीकेशन तो बेटा जबरदस्त है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, है ना। दुपट्टे को अगर आपने क्या करना, ब्लीच कराना, तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करेंगे, है ना। गाना सुना ना एक दुपट्टे से रिलेटेड, तो उस गाने के अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज हुआ है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या कर रहा है, चुन्नी को रंगने के काम आ रहा है। अब वो गाना कौन सा कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो दुपट्टे को बेटा ब्लीच करेंगे मतलब कलर उड़ाने के काम आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और दूसरा ये स्विमिंग पूल में भी यूज करते हैं, इसके लिए ताकि स्विमिंग पूल को जर्म फ्री बना सके। इट कैन बी यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। अब देखो बेटा इस सुपरमैन को देखो, अब ये कह रहा मैं तो बड़ा हो गया, प्यूबर्टिकल चेंजेस पूछ रखे हैं। तुमने देखा होगा ना बेटा 6th-7th में जब बच्चा आता है, 7th-8th में, है ना, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पहले उसकी आवाज होती है पतली सी, हेलो मैम, ऐसे करके आवाज होती है, और बाद में जब वो आता है वेकेशंस के बाद, प्यूबर्टिकल चेंजेस में भारी आवाज हो जाती है उसकी, एकदम से सारे क्लास में देख रहे हैं यार पता नहीं क्या ही जबरदस्त बोल दिया उसने। तो प्यूबर्टिकल चेंजेस है बेटा, कुछ हार्मोनल चेंज होंगे, हाइट इंक्रीज हो जाएगी, मसल डेवलपमेंट हो जाएगी, वॉइस चेंज हो जाएगी, है ना, फेशियल हेयर्स आ जाएंगे। सो दीज आर द प्यूबर्टिकल चेंजेस जो मेल और फीमेल के अंदर होते हैं, है ना। मेल और फीमेल के अंदर कुछ प्यूबर्टिकल चेंजेस सेम है, कुछ अलग है, मतलब हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, किस टाइप के हो रहे हैं वो अलग है, बट हार्मोन दोनों में ही सिक्रीट होंगे, हाइट दोनों की ही इंक्रीज होगी, हेयर्स बॉडी पार्ट पे अलग अलग रीजन पे जनरेट होंगे, बट कुछ अलग भी है। मेल स्पर्म बनाना स्टार्ट करेगा, फीमेल एग बनाना स्टार्ट करेगी, तो मतलब कुछ हमारे पास प्यूबर्टिकल चेंजेस सेम है, कुछ अलग है। फीमेल की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है, पतली आवाज होगी, और मेल की जो वॉइस होगी द वॉइस वुड बी लो पिच और भारी आवाज होगी, ठीक है जी। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बेटा इन दोनों का जो है हमारे पास एक डिफरेंस है। बैटरी भी डाउन होने वाली है लैपटॉप की, फटाफट करते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर वेरियस पॉइंट। डिफरेंस लिख लोगे, है ना। ये गुड कंडक्टर ऑफ सॉरी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि पैकेजिंग टेट्राहाइड्रल होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इसके अंदर बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है। चलो नेम इट एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेना। कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 2 3, यहाँ पे बॉन्ड हटाते जाओ, इलेक्ट्रॉन लगाते जाओ। इस वाले के भी 8 पूरे, इस वाले के भी 8 पूरे, हैप्पी फैमिली 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले के भी 8 पूरे हो जाएंगे, इस वाले के भी 8 पूरे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा, इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के 2 एग्जांपल बताने हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको पता है ऐसे ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस से भी रिएक्ट कर जाए, सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। तो लेड ऑक्साइड का एक एग्जांपल याद कर लेना, क्योंकि उन्होंने Al2O3 क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है। क्लियर। तो बेटा ये थे आपके टॉप 42 क्वेश्चन। मैंने कोशिश करी है कम टाइम पे सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए हूं। इन क्वेश्चंस को बेटा होपफुली आपने साथ साथ लिख लिया, नहीं लिखा तो एक बार फटाफट से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास लिख लो।